तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2026 हॉस्टल वार्डन और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं वन रक्षक सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इंग्लिश के टॉप 50 एपटेक वाले प्रश्न जो अभी तक एपटेक कंपनी ने इंग्लिश के प्रश्न पूछे हैं उनमें से टॉप 50 प्रश्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी एपटेक के फेवरेट प्रश्न जो है उनको आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। और महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया, टेंस हो गए, तो ये जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं पहले हम उनको कवर करेंगे और 50 प्रश्न आपको करवाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन भी देंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो सारी मैराथन्स आपके पास में पहुंच सके। अब तक एमपीएसआई की लगभग 7 से 8 मैराथन हम करा चुके हैं, जिसमें सिविक्स की 2 मैराथन हो चुकी है, नागरिक शास्त्र की, कंप्यूटर की 2 मैराथन हो चुकी है, इंग्लिश की 1 क्लास हो चुकी है, एमपी जीके और एमपी करंट अफेयर करा चुके हैं मैराथन में ही, और इंडिया की भी करंट अफेयर, इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर को मैराथन में हमने करा दिया है। 150, 200, 150, 200 ऐसे ऐसे प्रश्न हमने करवा दिए हैं, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आर्टिकल से हम शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्टिकल ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ही इज डैश यूरोपियन। अब इसके फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है कि फिल इन द ब्लैंक में कौन सा यहाँ पर आर्टिकल आएगा। ए आर्टिकल आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा गया है ग्रुप 4 में। तो प्रश्न का सही आंसर आइए देख लेते हैं। आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ही इज ए यूरोपियन यहाँ पर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं, यूरोपियन को लिख करके देखिए। यूरोपियन लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे। वैसे आपने जो नियम पढ़ रखा है उसमें ये पढ़ा होगा कि AEIOU अगर आता है तो सर एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके ई जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन बोलते हुए देखेंगे, बोल करके देखिए, लिख करके देखिए। जब हिंदी में बोलते हैं तो पहला जो शब्द आता है वो या आता है, इस वजह से, क्योंकि पहला शब्द या यानी कि व्यंजन आ रहा है बोलते वक्त, इसलिए यहाँ पर ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर हमने डिटेल सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है। यूरोपियन की शुरुआत ई यानी कि वॉवेल से है, लेकिन उच्चारण या यानी कि कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए ए का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आप आराम से यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आई हैव डैश हेडेक, यानी कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ए लगाएंगे, द लगाएंगे या फिर कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसके साथ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हेडेक जैसी बीमारियों के सामान्य उल्लेख के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। एक मुहावरेदार जो आपका ईडियम होते हैं, ईडियम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा आंसर गलत हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी कर लीजिए ना, ऑप्शन बी और आंसर बी भी। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन बी इसका और आंसर भी आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसका ए का प्रयोग करेंगे, जब आपको हम पीडीएफ देंगे तो इसको सही करके देंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए। तो आई हैव ए हेडेक, हमारे सर में दर्द हो रहा है, ए का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे भी आप जानते हैं भाई, जहाँ पर भी आपको कॉन्सोनेंट दिखाई दे वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डैश नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो नील नदी है वो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या भरेंगे यहाँ पर, ए भरेंगे, एन भरेंगे, दा भरेंगे या फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बताने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से एमपी पुलिस और आबकारी के एग्जाम में अपने नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न आए थे, उसी तरह से इस बार एमपीएसआई के सुपर सिलेक्शन नोट से आपको लगभग 90 से 95% तक क्वेश्चन आपको हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से मिलने वाले हैं। एमपीएसआई के सभी 10 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 1 और 2 जनवरी 2 दिन के लिए ऑफर था, जिसमें हम 189 रुपए में आपको उपलब्ध करा रहे थे। 3 तारीख को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 3 तारीख से ये वापस से 199 का हो गया है। आज 2 तारीख है, आप लोग चाहें तो आज शाम 12 बजे तक जो है आप इन नोट्स को 189 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में छात्रावास शिक्षक की बड़ी भर्ती आने वाली है 5000 पदों पर, उसके भी लगभग प्रशासनिक अभियोगिता, कंप्यूटर, आईसीटी, पॉक्सो एक्ट, इन सबके कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, तो छोटी सी प्रक्रिया, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 2 तारीख से पहले यानी कि आज तक आपको 189 रुपए का पेमेंट करना है, और अगर 3 तारीख को आप देख रहे हैं तो आपको 199 रुपए का पेमेंट करना है, और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। नीचे लिख देना है एमपीएसआई नोट्स या फिर एमपी छात्रावास शिक्षक नोट्स या फिर एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी नोट्स, जो भी नोट्स आपको चाहिए आपको वो नोट्स तुरंत की तुरंत सेंड कर दी जाएंगे जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट पहुंचेगा। या फिर जो लोग फोन पे नंबर पर
पेमेंट करना चाहते हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे सर फ़ोन पे नंबर दे दीजिए, फ़ोन पे नंबर आपको दे दिया जाएगा। फ़ोन पे से पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट भेज के आप तुरंत अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप नोट्स लेंगे वैसे ही आपको तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। जैसे एमपीएसआई का नोट्स ले रहे हैं तो एमपीएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आगे के सारे नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के फटाफट अपना ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और ये जो मैराथन हम करा रहे हैं 8 से 9 मैराथन हमने करा रखी है, उन सब की पीडीएफ भी इन्हीं नोट्स के साथ में दी जाएगी। जो लोग नोट्स लेंगे उन्हीं को इस क्लास की और बाकी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, बाकी लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दा का प्रयोग करेंगे। और आप जानते हैं दा का प्रयोग क्यों करेंगे? जब भी किसी नदी की बात की जाती है तो वो नदी स्पेशल होती है, इसलिए यहाँ पर दा का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो द नील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। जो नील नदी है वो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको दिखा दिया। देखिए, नदियों के नाम के पहले हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। जैसे नील नदी हो गई, द गंगा हो गया, द ब्रह्मपुत्र हो गया, द यमुना हो गया, तो हमेशा दा का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, द रिफंडेड ही रिफंडेड आफ्टर डैश आवर, यानी कि उसको जो उसने जो रिफंड किया था वो डैश आवर, इतने आवर में उसको रिफंड कर दिया गया था। बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ए भरेंगे, एन भरेंगे, या फिर दा भरेंगे, या नो आर्टिकल। तो आवर बोल करके देखिए, आवर जब आप बोल रहे हैं, आवर आवर जब आप बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है। अब भले ही आपको यहाँ पर कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन बोलते वक्त जो आता है उसको मानते हैं। तो बोलते वक्त आवर आ रहा है, यानी कि आपका जो है उसका प्रयोग हो रहा है, स्वर का प्रयोग हो रहा है, वोवेल्स का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो एन आवर हो जाएगा, एन ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ नियम भी हैं जहाँ पर अगर आपको भले ही देखने में जो है एच लग रहा हो या फिर जेड लगा, कुछ भी लगा हो, लेकिन बोलने में जो होता है वो माना जाता है। जैसे यूरोपियन बोलते वक्त या आ रहा था तो भले ही स्पेलिंग यू से शुरू हो रही थी, लेकिन हमने यहाँ पर ए का प्रयोग किया था। उसी तरह आवर में भले ही एच से शुरुआत हो रहा है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो आवर बोल रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर वॉवेल को देखते हुए यहाँ पर प्रयोग करेंगे एन का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। आवर में एच साइलेंट है, उच्चारण आ यानी कि वॉवेल से होगा, इसलिए हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, विजडम इज डैश गिफ्ट ऑफ हेवन। जो विजडम है, जो स्वतंत्रता है, वो सबसे बड़ा हमारा जो है क्या है? गिफ्ट है। क्या प्रयोग करेंगे? ए, एन, दा, या फिर नो आर्टिकल। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दा का प्रयोग करेंगे। जो विजडम है वो कोई विशेष चीज़ है ना, एक विशेष चीज़ है। विजडम माने स्वतंत्रता, एक विशेष चीज़ होती है, इसके साथ में हम दा का प्रयोग करेंगे। जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अर्थ है कि जो भावनात्मक संज्ञाएं होती हैं, विजडम हो गया, स्वतंत्रता हो गया, दुख हो गया, ये सारी भावनात्मक संज्ञा होती है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में किसी विशेष संदर्भ यानी गिफ्ट ऑफ हेवन, ये कोई विशेष संदर्भ बता रहा ना, बता रहा भैया जो स्वतंत्रता है ना पूरी मतलब सबसे अच्छा गिफ्ट होता है, तो एक विशेष संदर्भ दे रहा है, विशेष बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, ये सब आपको इंग्लिश के नोट्स में मिल जाएगा। जब आप नोट्स परचेज करेंगे ये सारे नियम आपको इंग्लिश वाली नोट्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख करके यहाँ पर आकर के अपने क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए, गोल्ड इज डैश प्रेसियस मेटल। जो सोना है वो बहुत ही कह सकते हैं महंगा या फिर बहुत ही अच्छा मेटल होता है, बहुत ही अच्छी धातु होती है। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन, ए, या फिर दा, या फिर नो आर्टिकल। किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। क्यों करेंगे वो भी देख लो। यहाँ सोना एक कीमती धातु है, सामान्य श्रेणी में बताई जा रही है। नॉर्मली बात कर रहा भाई, सोना जो है ना वो एक कीमती धातु है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। कोई भी विशेष बात नहीं कही जा रही है, सोने के मंगलसूत्र की बात नहीं कही जा रही, सोने के कड़े की बात नहीं की जा रही है, यानी कोई विशेष बात नहीं की जा रही, सामान्यता बताया जा रहा है भैया सोना जो है ना वो एक महत्वपूर्ण धातु है, एक कीमती धातु है। नॉर्मल बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है डैश हिमालय स्टैंड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालय है, जो हिमालय पर्वत है, वो नॉर्थ इंडिया में खड़ा हुआ है, नॉर्थ इंडिया में स्थित है। बताइए क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, दा लगाएंगे, या फिर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आंसर देख लें। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि नियम कहता है पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंजेस के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सी इज डैश अनटेडी गर्ल, यानी कि वो जो है ना वो बहुत अनटेडी है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है, ऐसी गर्ल है। तो इसमें क्या लगाएंगे? हम ए का प्रयोग करेंगे, एन लगाएंगे, दा लगाएंगे, या फिर नो आर्टिकल। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर एन हो जाएगा। एन का प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे? तो बोल करके देखिए, अनटेडी, अनटेडी क्या आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आपको स्वर दिख रहा है ना, तो जब भी हमने आपको बता रखा जब भी बोलने में स्वर का प्रयोग हो, पहला अक्षर स्वर हो, तो आप वहाँ पर जो है एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यू भी आपको दिख रहा है, दोनों नियम फॉलो कर रहा है कि ए, ई, आई, ओ, यू अगर लिखने में भी स्वर है यहाँ पर और बोलने में भी स्वर है, और जहाँ पर भी स्वर आए वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला, लेट्स प्ले डैश चेस।
यानी कि चलिए चेस खेलते हैं। अब यहाँ पर डैश में किसका प्रयोग करेंगे? ए, एन, द, नो आर्टिकल। ये सारे प्रश्न आपके एमपी ग्रुप 4 या फिर अन्य एग्जाम्स से पूछे गए हैं जो एपटेक ने करवाए हैं, ठीक है। वहाँ से हम टॉपिक वाइज प्रश्न आपके लिए लेकर के आ गए हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे उसका सॉल्यूशन भी हमने आपको दे दिया है। खेलों के नाम के पहले आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्रिकेट को हम क्रिकेट ही बोलेंगे, चेस को चेस ही बोलेंगे, कबड्डी को कबड्डी ही बोलेंगे, द कबड्डी द क्रिकेट नहीं बोलते हैं ना। तो खेलों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग, ना ही एक कबड्डी या ए क्रिकेट, एन कबड्डी एन क्रिकेट, ये सब नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो खेलों के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। और ये रहा आपका 10वां प्रश्न। यहाँ पर हमने जो है ट्रिपल फिलर्स की बात की है। 3 आपको खाली स्थान दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न जब पेपर कठिन होगा आपका तो ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। आई बॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड बफेलो। बताइए इन तीनों में एक साथ क्या फिलर यहाँ पर भरा जाएगा? ए एन ए भरेंगे, एन ए भरेंगे, ए भरेंगे, या फिर दा भरेंगे? क्या भरेंगे चलिए बताइए। आप अपने हिसाब से आंसर लगा लीजिए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा कि आंसर क्या हो सकता है इसका, है ना। चलिए देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए, एन और ए का प्रयोग करेंगे। पहले खाली स्थान में ए लगाएंगे, दूसरे खाली स्थान में एन लगाएंगे और तीसरे खाली स्थान में ए का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे आइए देख लेते हैं। ये रहा सॉल्यूशन। देखिए हॉर्स जो है वो व्यंजन है, आप बोल करके देख लीजिए। हॉर्स बोलने में भी आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है और पहला शब्द भी इसका व्यंजन है। तो जहाँ पर भी आपको व्यंजन यानी कि जो है कॉन्सोनेंट दिखाई दे वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, तो ए आपका यहाँ पर फिक्स हो गया। ऑक्स बोल करके देखिए, ऑक्स ऑक्स, तो बोलने में भी आपको यहाँ पर स्वर दिखाई दे रहा है और वैसे भी आपको यहाँ पर स्वर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे, तो ए और एन फिल हो गया। लास्ट में बचता है यहाँ पर बफेलो। बफेलो बोल करके देखिए, जब आप बफेलो बोलेंगे तो बोलने में भी आपको यहाँ पर व्यंजन दिखाई दे रहा है और लिखते हुए भी आपको बी जो है वो एक तरह का व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो यहाँ पर ए का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही फिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है पार्ट टू में हम टेंस की बात करेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म क्या भरी जानी चाहिए। अब जो वर्ब से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है वाटर डैश फ्रीज एट 0 डिग्री। जो पानी है वो 0 डिग्री पर जम जाता है। बताइए यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, यानी इस फ्रीज के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? फ्रीज ही रहने देंगे या फिर फ्रीजर्स कर देंगे या फिर इज फ्रीजिंग कर देंगे या फ्रोजन कर देंगे? बताइए क्या करेंगे। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हम फ्रीजेस कर देंगे। क्यों करेंगे? उसका एक रूल है कि वैज्ञानिक तथ्य जो भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं वो साइंटिफिक फैक्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं कि क्रिया अगर एक वचन है तो उसके साथ में हम एस या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां पर भी आपको वैज्ञानिक तथ्य दिए जा रहे हों या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ है कि पृथ्वी लगातार घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो भाई ये लगाती है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी असत्य नहीं हो सकता है। तो जो भी ऐसी चीजें होती हैं उनके साथ में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ में एस ईएस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रीजेज आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, आई डैश फिनिश माई होमवर्क जस्ट नाउ। मैंने अपने कार्य को अभी तुरंत ही खत्म किया है। अब इस फिनिश के स्थान पर क्या होना चाहिए? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन फिनिश होगा, फिनिश्ड होगा, हैव फिनिश्ड होगा या फिर हैड फिनिश्ड होगा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हैव फिनिश्ड का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क जस्ट नाउ। क्यों करेंगे वो भी दिया है, देख लीजिए। सॉल्यूशन बताता है कि भाई जस्ट नाउ जो है वो वर्तमान में अभी पूरे हुए काम यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शा रहा है। कह रहा है कि जस्ट नाउ अभी ही हमने खत्म किया है, यानी तुरंत ही खत्म हुआ है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शा रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट में हम जानते हैं हैव जो है सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है और जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हैव फिनिश्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं भाई। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है दे डैश वॉच टीवी व्हेन द पावर वेंट आउट। यानी कि वो लोग टीवी देख ही रहे थे तभी लाइट चली गई। अब बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इस वॉच के स्थान पर हम क्या भर सकते हैं? वॉच्ड कर देंगे, आर वॉचिंग कर देंगे, वर वॉचिंग कर देंगे या फिर हैव वॉच्ड कर देंगे। क्या करेंगे? चलिए आंसर देख लेते हैं। और सबसे पहले आप लोग कमेंट करो वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, है ना।
लगातार आपके लिए हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, लगातार मैराथन्स लेकर के आ रहे हैं। कल हमने आपकी जो उसकी क्या कहते हैं उसको, रीजनिंग की मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी और कथन निष्कर्ष के भी प्रश्नों को करा दिया, कल शाम को डाला था, उसको भी जा करके देख लो भैया। देख करके प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, जिससे और लोगों तक पहुंच सके, है ना, और हमारा भी उत्साह बढ़े कि हाँ भैया लोग देख रहे हैं, तो चलिए क्लास लेकर के आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर वॉचिंग यहाँ पर हो जाएगा। दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट आउट। वो लोग टीवी देख रहे थे कि तभी लाइट चली गई। ठीक है, चलिए पास्ट में जब एक काम चल रहा हो तो कंटिन्यूअस हो जाता है ना, पास्ट में कोई काम चल रहा हो तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। और कंटिन्यूअस में हम जानते हैं कि बहुवचनकर्ता के साथ में वर का प्रयोग करते हैं, एक वचनकर्ता के साथ में वाज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दे जो है वो बहुवचनकर्ता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्या, वर वॉचिंग का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 14। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, 50 प्रश्न करने हैं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। माई फादर डैश वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 2010। मेरे पिताजी 2010 से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पर, वर्क लगाएंगे, वर्क्स कर देंगे, इज वर्किंग करेंगे, हैज बीन वर्किंग करेंगे, या फिर वर्कड कर देंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैज बीन वर्किंग करेंगे। माई फादर हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010 से काम कर रहे हैं। देखो जहाँ पर भी सिंस फॉर का प्रयोग किया जाए, आपको पता है सिंस फॉर के प्रयोग के साथ में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं वो भी देख लो। समय यानी कि जो सिंस 2010 दिया गया है के साथ काम जारी होने पर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग यहाँ पर होता है, यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ किया जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो सहायक्रिया होती है वो क्या होती है, हैज बीन हैव बीन होती है। इस वजह से हम यहाँ पर हैज बीन वर्किंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। बाय नेक्स्ट जून वी डैश लीव दिस सिटी, यानी अगले जून तक हम इस सिटी को छोड़ देंगे, खाली कर देंगे। क्या भरेंगे भैया यहाँ पर, विल लीव करेंगे, विल हैव लेफ्ट करेंगे, आर लीविंग करेंगे, या फिर लेफ्ट करेंगे। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, विल हैव लेफ्ट करेंगे। क्यों करेंगे वो भी देख लेते हैं। भविष्य में किसी समय तक काम पूरा होने के लिए फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। आपने ये कहा कि भाई अगले जून तक हम इस सिटी को छोड़ देंगे, यानी कि वो भविष्य की बात की जा रही, भविष्य में वो काम होने वाला है। और भविष्य के लिए हम विल और सेल का प्रयोग करते हैं। अब तो ज़्यादातर विल का ही प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग तो लगभग बंद ही हो गया है। ठीक है ना, तो ये फ्यूचर परफेक्ट बन जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव लेफ्ट का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। विल हैव जो है वो यहाँ पर सहायक्रिया हो जाएगी और जो है सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लग जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, आई डैश नॉट सी हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैंने उसको काफ़ी समय से नहीं देखा है। क्या लगाएंगे यहाँ पर, डिड नॉट सी लगाएंगे, हैव नॉट सी लगाएंगे, डू नॉट सी लगाएंगे, या फिर हैड नॉट सीन लगाएंगे। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैव नॉट सीन का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। क्यों करेंगे, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में प्रयोग में लाया जाता है। जो फॉर ए लॉन्ग टाइम हो गया, ये ऑलरेडी आपको बता देता है कि जहाँ पर भी मेरा प्रयोग हो रहा है तो आप समझ लीजिए वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जा रही है। और अभी आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में हैज हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैज हैव लग जाएगा, हैव नॉट सीन यहाँ पर हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैंने काफ़ी लंबे समय से उसको नहीं देखा है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू स्टडी हार्ड डैश यू डैश पास, यानी कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। किसका प्रयोग करेंगे भैया, गागी गे आ रहा है, वही फ्यूचर की बात हो गई। अभी मेहनत कर लोगे तो आगे पास हो जाओगे, फ्यूचर की बात की जा रही है। विल हैव सेल हैव का मतलब विल और सेल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपको विल कौन से ऑप्शन दिख रहा है, विल ऑप्शन नंबर सी में ही दिखाई दे रहा, तो विल पास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कंडीशनल वाक्य भी है ये फर्स्ट कंडीशनल वाक्य है जिसमें इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस विल प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ से स्टार्ट होती है, इफ के बाद में सिंपल प्रेजेंट लगा होता है, तो आगे आने वाले वाक्य को हम विल और V1 के साथ में जोड़ते हैं। अगला, द बेल डैश रिंग बिफोर आई रीच द स्कूल, यानी घंटी बज चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर आप हैड रैंग लगाएंगे। ठीक है, हैड रंग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आइए देख लेते हैं। तो पास्ट की दो घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, मतलब वो पहुंचा भी नहीं था, वो पहुंचने वाला था, उससे पहले घंटी बज चुकी है। तो पास्ट की दो घटनाओं में पहले वाली घटना पास्ट परफेक्ट में होती है और पास्ट परफेक्ट के साथ में हैड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर हैड रंग लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रिंग रैंग रिंग आप जानते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, लुक
द स्टार्स डैश साइन, देखो जो स्टार हैं, जो सितारे हैं वो चमक रहे हैं। क्या लगाएंगे यहाँ पर? तो बोलने में ही आपको समझ में आ रहा है, चमक रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, जहाँ पर भी आता है इजेएमआर का प्रयोग होता है। इजेएमआर जहाँ पर आता है वर्ब के साथ में फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, तो उसको लगा दीजिए। लुक द स्टार्स आर साइनिंग, स्टार्स बहुत सारे हैं, है ना, मतलब कि बहुवचन संज्ञा है, इसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे। तो लुक जो है वो वर्तमान में जारी यानी कि कंटिन्यूअस की बात कर रहा है कि देखो, अभी तुरंत देखो, तो कार्य जो है क्या लगातार चल रहा है। तो लुक ये बता रहा है कि भाई ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अभी देखो, तुरंत देखो। तो तुरंत जब देखेंगे और कंटिन्यूअस की बात यहाँ पर होगी तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगला है ही डैश गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वो प्रत्येक मॉर्निंग यानी कि हर सुबह टेम्पल जाता है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आप गोज का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं नियमित यानी हैबिचुअल आदत बन रही है किसी की। अगर डेली आदत की बात बताई जाए तो वो भी आपका प्रेजेंट में ही होता है और प्रेजेंट के भी सिंपल प्रेजेंट में उसको बताया जाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या लग जाएगा? गोज लग जाएगा। एस और ई एस का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए, जब भी किसी की हैबिचुअल की बात की जाती है, उसकी आदत के बारे में बताया जाता है, सिंपल प्रेजेंट लगाया जाता है। भैया वो हर सुबह उठता है और कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। और ही जो है एक वचन करता है, तो गो के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ पर ई एस लगा देंगे। अब चलो बात करते हैं मॉडल वर्ब की। ठीक है, मॉडल वर्ब से भी आप जानते हैं लगातार एमपीएसआई में मॉडल वर्ब से प्रश्न आते रहते हैं। तो चलिए मॉडल वर्ब से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यू डैश नॉट स्मोक इन द लाइब्रेरी, तुम इस लाइब्रेरी में स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, धूम्रपान नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? मनाही की जा रही है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर बताइए? कैन, मस्ट, में, माइट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द लाइब्रेरी। सख्त मनाही है कि तुम यहाँ पर धूम्रपान नहीं कर सकते हो। जहाँ पर भी इस तरह का साइन बनाओ ऐसे करके, और ये धूम्रपान का साइन है, ऊपर क्रॉस लगा हो, तो सख्त मनाही है भैया, मना है, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। तो सख्त मनाही यानी कि सख्त प्रोहिबिशन के लिए मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 22 है डैश यू लैंड मी योर पेन प्लीज, क्या तुम मुझे अपनी पेन दोगे। तो यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। विनम्र निवेदन यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा नियम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सी डैश स्विम वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग, यानी कि वो बहुत अच्छे से तैर सकती थी जब वो क्या थी? जवान थी। कैन का प्रयोग करेंगे, कुड, शुड या फिर मे। सही आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए। सही आंसर कुड हो जाएगा। क्यों? तो भूतकाल की क्षमता, यानी कि अगर आपकी जो भूतकाल की क्षमता है, पास्ट की क्षमता है, जब वो जवान थी तब वो तैर सकती थी, तो पास्ट की क्षमता को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ लेते हैं। वी डैश टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने पेरेंट्स की जो है क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो इसके साथ में हमेशा ऑट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कभी भी नैतिक कर्तव्य के लिए बात की जाए तो ऑट टू का प्रयोग करते हैं। ये आपको ऐसे ही पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर टू लगा हुआ है, और ऑट के साथ में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, तो ऑट टू अपने आप बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर टू पहले से दिया गया हो और नैतिक कर्तव्य की बात की जा रही है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी मदद, मतलब उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो वहाँ पर ऑट टू का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देखिए, वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल, मतलब कि कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो विल, कैन, शुड, मस्ट, तो यहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? तो देखिए लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। ये नियम ही हो जाता है कि लिस्ट के साथ में आपको हमेशा शुड का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुड का प्रयोग हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए नंबर 26, यू डैश गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। तो यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नॉर्मली बात की जा रही है, तुमको नॉर्मली कहा अनुमति दी जा रही है कि जहाँ पर भी आपको अनुमति देने का यहाँ पर सेंस आपको देखने को मिले, परमिशन देने की बात की जाए, तो वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं मे का। आप जब पहले बचपन में एंट्री करते थे अपने क्लास में तो बोलते थे मैम मे आई कम इन। ठीक है, तो परमिशन मांगने के लिए या फिर परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए मे का प्रयोग करते हैं। तो यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। आगे बढ़िए। अगला है आई डैश डेफिनेटली हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। क्या प्रयोग करेंगे बताइए? कैन, विल, मे, माइट। प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर हम विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली यानी कि जोर दे रहा है कि हाँ भैया मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जहाँ पर भी डेफिनेटली लगा हो, कोई भी बात जोर दे करके बोली जा रही हो, वहाँ पर विल मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, पक्का इरादा या फिर पक्का वादा दिखाने के लिए विल का प्रयोग करते हैं। तो डिटर्मिनेशन, प्रोमिसेस दिखाने के लिए विल का प्रयोग किया जाता है।
चलिए 28 नंबर, डैश गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको लंबी उम्र प्रदान करे। क्या लगाएंगे यहाँ पर, कैन, मे, शुड, विल। बताइए किसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आइए आंसर देखें। मे का प्रयोग करेंगे क्योंकि इच्छा या प्रार्थना यानी कि विश या फिर प्रेयर को व्यक्त करने के लिए हमेशा मे का प्रयोग किया जाता है। तो मे गॉड ब्लेस यू, आपने कहते हुए सुना भी होगा, मे गॉड ब्लेस यू बेटा, है ना। तो यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे, इच्छा या फिर प्रार्थना को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। अगला, ही डैश बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी, यानी कि वो जो है ना डैश बी टायर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा थक गया है। आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद में वो थक गया है। किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट, कैन, शैल, ऑट। किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, तो यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे वो आइए देख लेते हैं। तो देखिए प्रबल संभावना यानी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है थक चुका होगा, उसको थका लग रहा है ना, कि ये जो है इतनी लंबी जर्नी के बाद में थका थका सा लग रहा है। तो ये क्या है, प्रबल संभावना, संभावना को दर्शा रहा है कि भैया इतनी लंबी जर्नी करने के बाद में वो थक जाएगा, ये कन्फर्म है। तो संभावना को दर्शाने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं भाई, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, यू डैश कीप योर प्रोमिसेस, तुमको अपना प्रोमिसेस को निभाना चाहिए, तुम्हें अपने प्रोमिस पर खरा उतरना चाहिए। मे लगाएंगे, शुड लगाएंगे, माइट लगाएंगे या फिर कुड लगाएंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आइए आंसर देखें। सही आंसर बी यानी कि शुड का प्रयोग करेंगे। सामान्य सलाह या फिर सामान्य कर्तव्य के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। सारे नियम भी आपके इसके साथ साथ में क्या हो रहा है, रिपीट होते चले जा रहे हैं ना। तो जब भी सामान्य सलाह दी जाए, सामान्य कर्तव्य की बात की जाए, तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। यू शुड कीप योर प्रोमिसेस, तुम्हें अपने वादे को निभाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम्स को जो है करने वाले हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स आपके एग्जाम में ये मान करके चलिए कम से कम 2 एंटोनिम मिलेंगे और 2 सिनोनिम्स मिलेंगे। अब भी देखो एंटोनिम सिनोनिम्स वैसे तो बहुत सारे हैं, हजारों हैं, हजारों तो तुम याद नहीं कर पाओगे। तो सर क्या करें, तो ऐसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को करना है जो ESB एप्टेक ने पूछे हैं अभी तक, ठीक है। ESB एप्टेक ने जितने अभी तक एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे हैं उनको ही करना है। और अभी रिसेंट में एग्जाम कौन सा हुआ है, तो रिसेंट में जिसमें इंग्लिश पूछी गई है वो आपका एग्जाम हुआ या तो वर्ग 2 और वर्ग 3 का हुआ है, या फिर उससे पहले जो है आपका ग्रुप 4 का हुआ है। तो इनके ही सारे एंटोनिम सिनोनिम्स को और इनके ही सारे प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे। तो यही आपका जो है सबसे बढ़िया रामबाण इलाज हो जाएगा इंग्लिश का। चलिए, एंटोनिम यानी कि सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी आपको सर्च करना है, इसको हम पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। देखिए पूछा जा रहा है सिनोनिम्स ऑफ अलर्ट, अलर्ट का सिनोनिम क्या होगा, समानार्थी क्या होगा, लेजी, वॉचफुल, काम या फिर स्लीपी। लेजी का अर्थ होता है भैया आलसी आदमी, ठीक है। काम मतलब बहुत शांत आदमी है, स्लीपी मतलब ये भी आलसी है। सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी पूछा गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा। वॉचफुल का अर्थ होता है सतर्क, कहते नहीं भैया वो बहुत सतर्क और सावधान है। तो अलर्ट का अर्थ होता है कि सतर्क और सावधान, और वॉचफुल का भी अर्थ हो जाता है सतर्क और सावधान। अब कह रहा है करेज का सिनोनिम बताइए। करेज मतलब जानते हैं ना, अरे भैया बड़ा करेजियस लड़का है, मतलब कि बहुत ही कह सकते हैं ब्रेव है, बहुत ही करेजियस है, बहुत ही हिम्मत वाला है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फियर का अर्थ होता है डर, तो ये तो खत्म हो गया। ब्रेवरी हो सकता है। ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, तो आर्द्रता की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। टिमिडिटी का अर्थ होता है कि टिमिड का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा कायर होना, है ना। समानार्थी, तो करेज का समानार्थी क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रेवरी का अर्थ होता है वीरता या फिर साहस। चलिए एंटायर की बात करते हैं। एंटायर जानते हैं ना, एंटायर मतलब एंटायर ऑफ योर क्लास, तुम्हारी संपूर्ण क्लास, यानी कि पूरी चीज़ों की बात की जा रही है, संपूर्णता की बात यहाँ पर आ रही है। पार्टिकल का अर्थ होता है छोटे छोटे कण, होल मतलब होता है संपूर्ण, एम्प्टी का अर्थ होता है खत्म हो चुका है कोई चीज़, और हाफ का अर्थ होता है आधा। तो यहाँ पर एंटायर मतलब संपूर्ण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर होल आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, होल का अर्थ होता है संपूर्ण। चलिए, सिनोनिम्स ऑफ फॉरबिड, यानी फॉरबिड का अर्थ क्या होता है, मना करना, रोकना या फिर निषेध करना। तो फॉरबिड का अर्थ आपको पता होना चाहिए, फॉरबिड का अर्थ होता है मना करना। इसका समानार्थी यानी इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा, अलाउ होगा, प्रोहिबिट होगा, इनकरेज होगा या फिर हेल्प होगा। तो देखो अलाउ मतलब होता है कि आज्ञा प्रदान करना, ठीक है। प्रोहिबिटेड मतलब होता है कि रोकना या फिर मना करना। इनकरेज माने होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, और हेल्प मतलब होता है मदद करना। यहाँ पर आपको क्या लगता है, प्रोहिबिट माने रोकना और प्रोहिबिट माने हो जाता है आपका रोकना या फिर मना करना। तो ये आपका समानार्थी हो जाएगा फॉरबिट का, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। सिनोनिम ऑफ जेन्युइन, कहते हैं भैया वो बहुत जेन्युइन चीज़ है। जेन्युइन चीज़ का मतलब होता है सत्यता से भरी हुई, एकदम ओरिजिनल कंटेंट है। जैसे कि शुक्ला सर का जो कंटेंट है वो एकदम ओरिजिनल है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है। हाँ, शुक्ला सर की कॉपी बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है ना। अभी देख लेना, हम एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे तो बहुत सारे लोग हमारा एनालिसिस का PDF जो है लेकर के और उस पर वीडियो बनाते हैं, या फिर हमारे जो हम वीडियो बनाते हैं उसका कॉपी जो है कैट आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे चैनल पर, ठीक है ना। चलिए,
तो बताइए क्या होगा भैया, प्रोहिबिट की बात हो गई। जेन्युइन मतलब कि एकदम सत्य जो चीज़ है उसका क्या हो जाएगा, समानार्थी फेक हो जाएगा। फेक का मतलब होता है गलत, यानी कि जो ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता उसको फेक कहते हैं। रियल मतलब कि एकदम सत्य बात हो जाती है। ऑप्शन बी आपका फॉल्स मतलब हो जाता है गलत, और आर्टिफिशियल मतलब हो जाता है कोई भी चीज़ मानव द्वारा बनाई गई हो। यहाँ पर जेन्युइन की बात की जा रही है, एकदम जो कंटेंट एकदम जेन्युइन है। जेन्युइन का अर्थ होता है रियल जो कंटेंट होता है उसको जेन्युइन कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जेन्युइन का अर्थ होता है असली या फिर वास्तविक। अब आपसे कहना है कि सिनोनिम ऑफ हैस्टी का बताइए। हैस्टी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लो। पहले आपको पता होना चाहिए कि हैस्टी का अर्थ क्या होता है। तो हैस्टी का अर्थ होता है बहुत तेज हो, किसी को जल्दबाजी हो, तो हैस्टी का अर्थ होता है जल्दबाजी या तेज। स्लो मतलब कि बहुत धीमा होना, तो ये गलत हो जाएगा। क्विक मतलब जल्दबाजी बहुत तेज, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। केयरफुल माने होता है कि किसी भी चीज़ को लेकर के एकदम केयरफुल हो जाना, उसकी मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना, ठीक है। लेजी मतलब होता है आलस्यता, तो ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन बी यानी कि क्विक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हैस्टी का अर्थ होता है जल्दबाजी या फिर तेज। सिनोनिम ऑफ लॉयल। लॉयल की बात की जा रही है। लॉयल मतलब जानते नहीं भाई, बहुत लॉयल आदमी है, ठीक है ना। तो लॉयल का अर्थ होता है कि एक तरह से कह सकते हैं वफादार आदमी, है ना। तो क्या हो जाएगा? अनफेथफुल का अर्थ होता है किसी पर जिस पर भरोसा ना किया जा सके। फेथफुल का अर्थ होता है जिस पर भरोसा किया जा सके, ठीक है। ट्रेटर का अर्थ होता है कि जो मतलब ऐसा कैसे शासक ना होता है, क्या कहते हैं उसको, ट्रेटर मतलब कि जैसे डिक्टेटर होता है ना, डिक्टेटर से संबंधित है कि अपनी ही वो चलाना। जैसे हिटलर वगैरह नहीं थे यार, नाम सब नहीं आ रहा ध्यान में, जैसे हिटलर होते थे, तो तानाशाह टाइप का होता है, ठीक है। और क्रूअल माने होता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी या फिर बहुत ज़्यादा क्रूअल, बहुत ज़्यादा निर्दयी आदमी। तो लॉयल का अर्थ होता है फेथफुल, यानी कि लॉयल का अर्थ हो जाएगा वफादार, यानी कि फेथफुल सही आंसर हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ रिवील। रिवील का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को उजागर करना, है ना। रिवील कहते नहीं, उसने भाई अपना फेस रिवील कर दिया, शुक्ला सर ने फेस रिवील कर दिया, अपना फेस दिखा दिया। तो रिवील मतलब होता है उजागर करना। आइए देखते हैं। हाइड माने छुपाना हो जाता है, गलत हो जाएगा। डिस्क्लोज माने उजागर करना होता है, यही आंसर होगा। कवर माने और छुपा देना, गलत हो जाएगा। सीक्रेट माने कोई भी चीज़ जो रहस्य होती है, तो ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिस्क्लोज माने खोल करके किसी भी चीज़ को सामने रख देना, तो डिस्क्लोज माने दिखावा या फिर दिखा देना, प्रकट करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। 39 माफ कीजिएगा। सिनोनिम ऑफ टिमिड। टिमिड का अर्थ होता है कायर, अभी आपको बताया था ना, कायर होता है टिमिड का अर्थ। तो टिमिड का अर्थ होता है कायर। बताइए कायर का सिनोनिम क्या होगा? ब्रेव। ये तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली, तो कायर का सिनोनिम तो नहीं होगा, ये एंटोनिम जरूर हो जाएगा। साई मतलब होता है शर्मिंदा वाला या फिर शर्मिंदगी महसूस करना या फिर शर्मिला, ठीक है। बोल्ड मतलब होता है एकदम खतरनाक, एकदम निकल करके सामने आ जाओ, मैं लड़ने को तैयार हूँ, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। साई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साई का अर्थ होता है शर्मिला, ठीक है, डरपोक या फिर शर्मिला। और टिमिड का अर्थ भी होता है डरपोक या फिर शर्मिला, तो दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। चलिए, सिनोनिम ऑफ वेल्थ। वेल्थ का अर्थ जानते ही आप, वेल्थ मतलब होता है धन दौलत। तो पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, गलत हो जाएगा। रिचेज माने होता है कि बहुत ज़्यादा अमीर आदमी, ये सही होगा। हेल्थ मतलब होता है कि आपका जो स्वास्थ्य होता है, तो ये भी आपका इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो वेल्थ का हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। और डेब्ट का मतलब हो जाता है गरीबी, तो ये भी गलत हो जाएगा। वेल्थ यानी कि रिचेज, जो रिच आदमी होता है वो आपका वेल्थी आदमी होता है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 5 में। आगे के जो 10 प्रश्न होंगे वो आपको एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द होंगे। चलिए देख लेते हैं। एंटोनिम आप जानते हैं, विलोम शब्द की बात यहाँ पर की जाएगी। चलिए, पहला है आपका एडवर्सिटी, ठीक है। कह रहे हैं कि एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का एंटोनिम्स आप बता दीजिए, यानी कि एडवर्सिटी का जो विपरीत होता है वो आप बता दीजिए। देखिए, मिसफॉर्चून, प्रॉस्पेरिटी, ट्रबल या फिर क्राइसिस। अगर हम एडवर्सिटी की बात करते हैं तो एडवर्सिटी का अर्थ होता है कि विपत्ति, कोई भी विपत्ति आ जाए उसके ऊपर, या फिर बहुत गरीब है तो वो एडवर्सिटी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का अर्थ होता है समृद्धि, ठीक है। तो ये आपका एडवर्सिटी विपत्ति का अर्थ हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी जो है समृद्धि या फिर संपत्ति का अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला है आपका एंटोनिम ऑफ बैरन। बैरन का अर्थ होता है बंजर भूमि, ठीक है। तो बंजर का जो बंजर भूमि होती है उसका एंटोनिम क्या होगा? तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ड्राई मतलब सूखा होता है, छोड़ दीजिए। एम्प्टी माने खत्म हो जाना, छोड़ दीजिए। रफ माने खराब जमीन, छोड़ दीजिए। तो बैरन का होगा फर्टाइल। फर्टाइल का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, फर्टाइल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 43 है चीप। चीप तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चीप माने सस्ता, तो सस्ता का उल्टा क्या होता है? महंगा, ठीक है ना। तो कॉस्टली इसका सही आंसर हो जाएगा, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, एंटोनिम ऑफ डिस्टेंट। डिस्टेंट का जानते हैं ना, दूर। कोई भी चीज़ अगर दूर होती है तो उसको डिस्टेंट कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नियर माने पास। तो सिंपल से कुछ सिंपल भी आते हैं आपके ना, नियर माने पास, डिस्टेंट माने दूर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
अगला एक्सपेंड, एक्सपेंड का अर्थ जानते हैं ना, एक्सपेंड करता है किसी भी चीज़ को फैलाना, यानी बहुत ज़्यादा दूर में उसको रख देना, फैला देना पूरा इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंड, है ना। तो एक्सपेंड का उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच माने फैलाना होता है, श्रिंक माने सिकोड़ना होता है, ग्रो माने फैलाना होता है, वाइडर माने और चौड़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर बी यानी कि श्रिंक, श्रिंक माने सिकोड़ना हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। गिल्टी आप जानते हैं, गिल्टी कहते हैं कि भैया दोषी है। गिल्टी का एंटोनिम क्या होगा, गिल्टी का उल्टा क्या होगा, तो गिल्टी का उल्टा जो है क्या होता है, इनोसेंट होता है ना। इसका अर्थ होता है दोषी, जो व्यक्ति दोषी होता है। और दोषी का उल्टा क्या हो जाता है कि जो सरल व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति, जिसकी कोई गलती नहीं है, बहुत ही सामान्य है जो, वो आपका इनोसेंट हो जाता है। भैया तुम देखने बड़े इनोसेंट लग रहे हो, यानी बड़े निर्दोष लग रहे हो, अब अंदर क्या है तुम्हारे भगवान जाने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नॉलेज का मतलब जानते हैं। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान होना, ठीक है। तो इसका उल्टा बताइए, जिसको ज्ञान है उसको हम ज्ञानी कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विजडम हो जाएगा, इग्नोरेंस हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, या फिर लर्निंग हो जाएगा। तो लर्निंग, एजुकेशन, ये सब तो चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव सेंस दे रही हैं। हमें इसका उल्टा बताना है। तो जो इग्नोरेंस होता है उसका अर्थ होता है अज्ञानता। तो इग्नोरेंस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं एंटोनिम ऑफ ओरल, ओरल, ओरल का जो है आप उल्टा बता दीजिए। ओरल कहते हैं नहीं भाई, आज उसकी ओरल टेस्ट होने वाली है। ओरल का अर्थ होता है कोई भी चीज़ आप मुंह से बोल रहे हो, मौखिक, है ना, कि चलो इसको बताओ। कोई आमने सामने जो, जैसे हम वाइवा भी कहते हैं ना, वाइवा में क्या होता है, इंटरव्यू, वाइवा, इसको हम क्या कहते हैं, ओरल टेस्ट हो रहा है, यानी कि मौखिक बातें की जा रही हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वर्बल, रिटन, स्पोकन या वोकल। तो अगर ओरल की बात कर रहे हैं तो ओरल का उल्टा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिटन में दीजिए भैया, लिखित में प्रूफ दीजिए। ओरल माने मौखिक और रिटन माने लिखित, ठीक है। अगला है रफ, रफ अभी हमने आपको बताया था, रफ का अर्थ होता है बहुत ही खराब जमीन, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, जो बहुत अच्छी होगी, हार्ड, स्मूथ। स्मूथ का क्या अर्थ होता है, स्मूथ मतलब मुलायम, और रफ माने कठोर, तो स्मूथ ही इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मूथ। स्मूथ मतलब कि होता है बहुत ही चिकना, और रफ का अर्थ होता है खुरदुरा। तो रफ माने खुरदुरा, स्मूथ माने चिकना। ऑप्शन बी सही आंसर। 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज होती है जिसके आर पार आप देख सकते हैं ना। तो क्या होगा इसका उल्टा, क्लियर, ओपाक्यू, लिक्विड या फिर ब्राइट। ब्राइट माने चमकदार, क्लियर माने बिल्कुल दिखाई देना। ओपाक्यू का मतलब भी हो जाता है आपका आर पार दिखना, मतलब अपारदर्शी। ओपाक्यू का अर्थ होता है अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी। इसका उल्टा हो जाएगा ओपाक्यू, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में हमने थोड़ा सा खींच लिया है, क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम को आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, बाकी नोट्स आप लोग ले लेना। तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ में इस मैराथन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और इससे पहले जो मैराथन हो चुकी है उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पर व्हाट्सअप करके आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, 7052547003। अगर आप ऊपर दिए गए क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कीजिए इसी व्हाट्सएप पर कि सर हमें फ़ोनपे नंबर दे दीजिए। आपको फ़ोनपे नंबर मिल जाएगा। फ़ोनपे नंबर पर मैसेज जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके तुरंत नोट से प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसकी वीडियो लेकर के बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर जीके जीएस जो अभी एमपी पुलिस में पूछा गया है, जीके जीएस और साइंस, तो उसकी वीडियो लेकर के आइए। तो बहुत जल्द ही हम एक साथ में लगभग 150 जीके जीएस और साइंस के प्रश्न लेकर के आएंगे, जिसमें जो अभी एमपी पुलिस में पूछे गए ताजे ताजे प्रश्न जो है ना एपटेक के, उनको करा देंगे। तो आपकी बढ़िया से और भी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।